हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वात्सल्य स्टडीज़ में। आप दोस्तों थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज दोस्तों देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो बाकी के अपडेट्स हैं आपको मिलते रहते हैं, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं जो आंसर की है दोस्तों, वो देरी से आखिर क्यों आती है, यूपीएससी देरी से आंसर क्यों क्यों रिलीज़ करती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं अब आपको बता दूं, मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया था, वो दोस्तों उसने क्या क्या कहा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, यूपीएससी आंसर की देरी से क्यों लाती है और उसका स्टूडेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में ही मैंने सर्च किया था। तो देखिए दोस्तों, चैट जीपीटी है वो क्या कहती है। देखिए, यूपीएससी आंसर की कुंजी में देरी के कारण क्या है, उसके पहले मैं सारी चीज़ों के बाद बात करूंगा। लेकिन इसमें देरी के कारण क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि देरी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ बात की है। देखिए, सटीकता और सत्यापन। देखिए, इसमें कह रहा है कि उत्तर कुंजी को जारी करने से पहले विशेषज्ञों की एक टीम सभी प्रश्नों और उत्तरों की गहन समीक्षा करती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई कठिनाई या त्रुटि रहित अस्पष्ट हों। ये आपको थोड़ा सा ये गलत दिख रहा होगा क्योंकि हिंदी में है, मैंने आपको पढ़ के वो बता ही दिया, तो आप इसको समझ सकते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों, सटीकता और सत्यापन के कारण हो सकता है क्योंकि कुछ देरी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। चलिए भाई आगे देखते हैं और क्या है दोस्तों, विवादास्पद प्रश्नों की जांच। देखिए, मैं आगे और इसका समीक्षा करूंगा ही, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कह रहा है विवादास्पद प्रश्नों की जांच। यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति या विवाद होता है, जैसे दो विकल्प सही हैं या प्रश्न गलत हों, तो यूपीएससी को विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ती है। चलिए जी, ये भी सही है, विवादास्पद प्रश्नों की जाँच, है ना। अब चलिए, ये क्यों लेट होता है इसमें हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, रिजल्ट से पहले जारी ना करना। यूपीएससी पहले मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी करता है, अंतिम परिणाम के बाद ही आधिकारिक जो उत्तर कुंजी है उसको जारी करता है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा ये कि पूरा मेंस और जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही यहाँ पे ये जारी किया जाता है। देखिए, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है दोस्तों, नीतिगत कारण। यूपीएससी की पारंपरिक नीति यह रही है कि वह अंतिम चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही उत्तर कुंजी जारी करता है, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। मैं इसकी बात करूंगा, ये पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलें, क्योंकि आगे भी इसकी मैं समीक्षा और प्रयास करूंगा। देखिए, इसमें दोस्तों उत्तर कुंजी देर से होते तो छात्रों पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, तो इसी के बारे में है। देखिए दोस्तों, स्वमूल्यांकन की कठिनाई सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, स्वमूल्यांकन की कठिनाई। छात्र परीक्षा के बाद तुरंत अपने प्रदर्शन का आकलन नहीं कर पाते, जिससे उन्हें तैयारी की अगली रणनीति बनाने में मुश्किल होती है, जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कारण बन के आता है दोस्तों हमारी यूपीएससी की पूरी जर्नी में। क्योंकि एस्पिरेंट को पता ही नहीं होता कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, और यूपीएससी इसमें कोई मदद नहीं करती है। देखिए, उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, अगली तैयारी में असमंजस। यदि यदि उत्तर कुंजी जल्दी मिल जाए तो छात्र जान सकते हैं कि मेंस की तैयारी करें या अगले साल की। देरी से दोनों के बीच उलझन आ जाती है, वो उलझ जाता है स्ट्रेटजी, रणनीतियों के बीच, कोचिंग जो माफियाज हैं उनके बीच अटक जाते हैं। इसकी यहाँ पे बात की गई है। देखिए, उसके बाद कहा गया है मानसिक दबाव और तनाव। देखिए, अनिश्चितता के कारण छात्रों में तनाव, चिंता और अस्थिरता बनी रहती है। आप सभी एस्पिरेंट होंगे, आप सभी को जानते होंगे दोस्तों। इस वीडियो में थोड़ा सा मेरा जो आवाज़ है वो अधिक भी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब एस्पिरेंट हैं, तो भावनाएं बहुत सारी जुड़ी होती हैं, तो हो सकता है इसी कारण ऊंच नीच हो जाए, उसके लिए मैं पहले ही बोल देता हूं आप सभी को। देखिए, उसके बाद कह रहा है कोचिंग और गाइडेंस पर निर्भरता। उसके बाद कहा गया दोस्तों, देखिए, सटीक उत्तर नहीं मिलने के कारण छात्र और गैर आधिकारिक उत्तर कुंजी या संस्थानों पर निर्भर हो जाते हैं, जो कभी कभी भ्रामक हो सकती हैं। यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि भ्रामक जानकारी आ जाती है। क्या किया जा सकता है, ऐसा कह रहा है दोस्तों। देखिए, यूपीएससी अगर प्रारंभिक उत्तर कुंजी पहले जारी करे और छात्रों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दे, तो पारदर्शिता, छात्र संतुष्टि बढ़ सकती है। यही दोस्तों, सेटिस्फेक्शन बढ़ सकता है। यहाँ पे यही बात की गई है कि जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ सकता है, जो पारदर्शिता है दोस्तों बढ़ सकती है, यहाँ पे कहा गया है। देखिए, उसके बाद कहा गया दोस्तों कि छात्र स्वयं के मूल्यांकन के लिए विश्वसनीय स्रोतों की मदद ले सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय केवल आधिकारिक उत्तर कुंजी के बाद ही करें। ऐसा कह रहा है दोस्तों कि वो स्व मूल्यांकन और विश्वसनीयता उसमें बढ़ सकती है, क्योंकि ये यूपीएससी का ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब चलिए, मैं आपको पिछले कुछ स्लाइड जो मैंने आपको बनाए थे उसमें लेकर चलता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ। मैंने तो ऐसे भी आपको बता ही दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी मैंने लिखा है कि आंसर की देरी से क्यों आती है, आंसर की देरी से आने के कारण क्या क्या हैं। तो मैंने आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें जो है दोस्तों बता दी कि जो आंसर की है,
मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आंसर की देरी से क्यों आती है। देरी से क्यों आती है? क्योंकि दोस्तों यूपीएससी के अपने पास जो रिसोर्स हैं, आई एम रियली सॉरी दोस्तों, जो यूपीएससी के अपने रिसोर्स हैं वो ऐसा कहा गया है, जो चैट जीपीटी बताती है या वो खुद दोस्तों कभी कभी कहने का प्रयास करती है कि जो देरी से आता है लगभग दोस्तों 1 साल लग जाते हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे इस जो प्रोसेस है इसको कितने ईयर लग जाते हैं दोस्तों? 1 साल। क्योंकि देखिए 2024 का आप जानते होंगे, सॉरी 2024 का जो आंसर की आया था वो कब आया था? 2025 में आया था। और 2025 में कब आया था दोस्तों? 2025 में जब 25 मई को आप जानते हैं प्री हुआ था, तो 4 दिन पहले क्या आया था दोस्तों? आंसर की आई थी हमारी, जो आंसर की जो ऑफिशियल यूपीएससी देती है वो आई थी। तो देखिए दोस्तों विडंबना ये है कि हम अब उसका करें क्या, जबकि 2025 है, 2025 का एग्ज़ाम तो 4 दिन पास है, और हम 2024 का जो आप आंसर की दे रहे हो, अब उसका हम क्या करेंगे? उसका हम जान के क्या करेंगे? सिर्फ 4 दिनों में कैसे एनालाइज कर पाएंगे कि क्या इसका पैटर्न है पीवाईक्यूज़ का, कैसे कैसे क्वेश्चन को यूपीएससी ने सही फ्रेम किए हैं, कैसे क्वेश्चन को यूपीएससी सही गलत कर सकती है, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन देखिए मैंने आपको जो पिछले चैट जीपीटी में बताया था उसका, देखिए उसका आंसर क्या कह रहा था वहाँ पे सबसे बड़ा, कि दोस्तों देखिए कि हम जो विश्वसनीय स्रोत हैं विशेषज्ञों से क्या कराते हैं? जांच कराते हैं। आप जांच कराते हैं और 1 साल लेते हैं। चलिए अब मैं मान लेता हूं कि आप 1 साल लेते हैं और 1 साल बाद पूरा यूपीएससी का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, यानी मेंस और इंटरव्यू का जो फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है दोस्तों, फाइनल रिज़ल्ट, उसके बाद आप देते हो आंसर की। इसके बाद आप देते हो आंसर की, लेकिन वो आंसर की में भी आप 3 क्यों ड्रॉप करते हो? क्योंकि आपने भाई आपने 1 साल लिया है उस जांच करने के लिए, उस प्रोसेस के लिए आपने 1 साल लिया है, तो आपके पास फिर भी गलत क्यों हो रहे हैं क्वेश्चंस? फिर भी ऐसे क्यों ड्रॉप करने पड़ रहे हैं क्वेश्चंस? आपको जैसे पीएम का एक क्वेश्चन था अभी दोस्तों 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 112 नंबर आर्टिकल में प्रेसिडेंट लिखा है और आप उसको पीएम को आप सही करते हो, तो क्या आप ये आंसर की 1 साल बाद दे के क्या फेयर कर रहे हो? आपकी खुद की गोपनीयता कहाँ गई है दोस्तों? अब मैं यही बताना चाहता हूँ कि आंसर की जो है वो पहले क्यों नहीं जारी होती? पहले अगर जारी होती तो दोस्तों हम वो क्या क्या देखिए अगर पहले जारी हो तो क्या कर सकते हैं हम? देखिए खुद स्वमूल्यांकन यानी कि खुद से एनालाइज कर पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे, जान पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को दोस्तों यूपीएससी क्या है राइट कर रही है, और जो कैसे क्वेश्चंस है कैसे आंसर है उसको वो रॉन्ग कर रही है। लेकिन यूपीएससी ने हमको ये जो जो मौका है दोस्तों वो दे ही नहीं रही है, वो ये समझ ही नहीं रही है कि स्टूडेंट को दोस्तों क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसके कारण। वो हमेशा ये हर धर्मिता में रहती है कि जो स्टूडेंट हैं वो अपने से मैनेज कर लेंगे इस चीज़ को। देखिए इसीलिए वो नहीं देती है, क्या नहीं देती है? आंसर की। 1 ईयर बाद आप आंसर की देते हो, 1 ईयर बाद वो पिछले साल का जो आंसर की वो बहुत सारे लोग तो भूल जाते हैं उसको। और दोस्तों अब देखिए 4 दिन बाद यूपीएससी देगी आंसर की, पहले देगी प्री के अगले साल जो होने वाला है, तो उसमें हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे? अब बताइए, आप लोग खुद सोचें कि एनालाइज कैसे करेंगे? हमारे पास क्या समय है? क्या इस समय है हम उसको चेंज कर पाएंगे या देख पाएंगे? हमारे पास टाइम है क्या? इतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास? नहीं है ना, ऑब्वियसली हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, इसलिए हम इसको नहीं कर पाते। तो यूपीएससी को दोस्तों यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि हम बच्चों के साथ क्या करें, फेयर बिहेव करें। फेयर बिहेव करें दोस्तों, यानी कि आप देखिए, अब जैसे कि अब देखिए 11 जून को रिज़ल्ट आता है, तो आप कुछ दिनों बाद आप कर दीजिए ना, कुछ दिनों बाद आप जारी कर दीजिए आंसर की। ऐसा तो नहीं है ना कि आंसर की आपके पास अभी बनी नहीं होगी। अगर आपके पास आंसर की अभी बनी नहीं है तो आप रिज़ल्ट कौन से बेस में दे रहे हो? ये भी एक आंसर है कि आप रिज़ल्ट क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपके पास आंसर की अभी बन गई है, लेकिन रिलीज़ आप कब करोगे? 1 ईयर बाद करोगे। 1 ईयर बाद क्यों करोगे? क्योंकि आप में खुद में आपको जो है दोस्तों पारदर्शिता आपको दिखलानी है। पारदर्शिता जितनी भी है, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, देखिए पारदर्शिता हो गया, गोपनीयता हो गई। आंसर राइटिंग में मत जाइएगा प्लीज़, सॉरी जो राइटिंग है उसमें मत जाइएगा। पारदर्शिता गोपनीयता आपको बरतनी है, लेकिन क्या आप पारदर्शिता और गोपनीयता बरत रहे हैं? इसके कारण और पारदर्शिता आपकी धूमिल हो रही है, आपकी जो गोपनीयता है वो
गोपनीय ही रह जा रही है। क्योंकि देखिए आंसर की को आप 1 साल बाद जारी करते हो जिसका कोई अर्थ नहीं होता बाद में। आप उसको पहले करिए, आज 11 जून को आप रिजल्ट देते हैं तो 10 दिन बाद आप कर दीजिए ना उसको, 10 डेज बाद आप रिलीज़ कर दीजिए। लेकिन आप 10 दिनों के बाद भी रिलीज़ नहीं करते हो, तब एक बहुत बड़ा डायलेमा आ जाता है स्टूडेंट्स के बीच कि स्टूडेंट अब क्या करें। एक तो ऐसे ही यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो बहुत बड़ा दोस्तों अपना ऐसा कह सकते हैं कि वैकल्पिक करियर को लगभग वो समाप्त कर देते हैं। इसके कारण वो करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो अपने अलग अलग मुद्दे हैं, बात है। लेकिन यूपीएससी क्यों नहीं समझती कि आप आंसर की अगर पहले रिलीज़ कर दोगे तो उसको एनालाइज कर पाएंगे, हम जान पाएंगे कि कैसे हम उसको फ्रेम करें, उसके आंसर को कैसे सोर्सेस को हम और पढ़ने की कोशिश करें, कैसे हम जानें सारी चीज़ों को। लेकिन ये ऐसा नहीं करती है दोस्तों, और पारदर्शिताएं जो हैं वो लगभग धूमिल होकर रह जाती हैं। आप दोस्तों 315 आर्टिकल जो है यूपीएससी गठित होती है। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो लेकिन आप में स्वयं पारदर्शिता नहीं है, आप में स्वयं मोरालिटी नहीं है। आप एथिक्स 4 में देखिए, एथिक्स का आप पेपर आप सब पढ़ते हैं, जीएस 4 की मैं बात कर रहा हूँ। जीएस 4 में एथिक्स में आप दोस्तों आप पढ़ाते हो पारदर्शिता, आप पारदर्शिता पढ़ाते हो, आप जवाबदेहिता पढ़ाते हो, अकाउंटेबिलिटी पढ़ाते हो, आप ट्रांसपेरेंसी पढ़ाते हो। लेकिन क्या आप में ट्रांसपेरेंसी है? क्या आप में अकाउंटेबिलिटी है? दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क है, आप प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए। और दोस्तों मैं कहता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आप अपने दोस्तों के पास ये बताइए कि क्या ये सच में फेयर था। आप 1 साल बाद आप देते हो, आप सिर्फ क्या इसको सिलेबस में आपने रखा है, सिलेबस के लिए रखा है? क्या आप स्वयं इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहोगे इस चीज़ों को? यूपीएससी से मैं बोल रहा हूँ अपने अंतर्मन से, अब आप सभी से शेयर कर रहा हूँ, क्या यूपीएससी फेयर है? क्या अपना ट्रांसपेरेंसी ये बरत रही है? क्या आप यूपीएससी से हम इतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि आप बच्चों के लिए और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ? क्या हम आपसे इतनी भी उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं? आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो आप, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप तो पिछले कई सालों से आप में जो सवाल उठते रहे हैं वो उनके साथ भी स्टूडेंट आपके साथ है, एस्पिरेंट्स आपके साथ आगे चल रहे हैं। लेकिन कब तक ऐसे चीज़ें होंगी? क्योंकि देखिए बहुत सारे केसेस वही है, मैंने आपको बताया ओबीसीज़ के एनसीएल जो प्रॉब्लम है, ईडब्ल्यूएस जो जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो आप सर्टिफिकेट का मुद्दा सुने होंगे। सर्टिफिकेट का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है, तो इसके लिए आपने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी, लेकिन आंसर की जो एक्चुअल में आपको अपलोड करनी चाहिए वो आपने नहीं किया। तो बस दोस्तों मेरा एम यही था कि मैं आपको बता पाऊँ। और देखिए यहाँ पे जो आंसर की देरी से क्यों जारी करती है मैंने आपको बता दिया, और क्या करना चाहिए वो मैंने बता दिया आप सभी को। अब आपके ऊपर है दोस्तों कि आप इसको कैसे लेते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे समझते हैं। आफ्टर ऑल दोस्तों लॉस हमारा ही है जो उस एग्ज़ाम से जुड़े हैं, जो उस प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से जुड़े हैं, लॉस उसका है। क्योंकि देखिए ये जो ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों सिर्फ किताबों में नहीं होनी चाहिए ना, वो एक्चुअली वो प्रैक्टिकल लाइफ में होनी चाहिए। जो प्रैक्टिकल लाइफ में ही ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन क्या वो ट्रांसपेरेंट हैं? क्या वो जवाबदेह हैं? ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसका प्लीज़ कमेंट में जवाब दीजिए। और ये जो वीडियो है दोस्तों शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।